नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रोज की तरह आज भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के किस्से कहानियों से ये महफिल सजाऊंगा। आज इस महफिल में आप सुनेंगे धर्मेंद्र का एक किस्सा। ये किस्सा उस जमाने का है जब धर्मेंद्र फिल्मों में नहीं आए थे और फिल्में देखने के लिए फगवाड़े से बस पकड़कर जालंधर जाया करते थे। इसी जर्नी में एक दिन कुछ हो गया। क्या हुआ बताऊंगा आज। फिर बात करूंगा गुलशन बावरा और आर.डी. बर्मन की। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गीत दिए। गुलशन बावरा के लिखे गीत पर ही आर.डी. बर्मन को मिला था उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड। गुलशन और आर.डी. की ये जोड़ी कब बनी और कैसे बनी, इसकी कहानी भी होगी आज की महफिल में। फिर गीतकार नक्श लायलपुरी की बात करूंगा। नक्श साहब की तमन्ना थी कि वो मदन मोहन के साथ काम करें। किस्मत मेहरबान हुई, मौका भी मिल गया, लेकिन इसी किस्मत ने उनसे ये फिल्म छीनने के भी पूरे हालात बना दिए थे। क्या था ये किस्सा, ये भी बताऊंगा। इन किस्सों के अलावा ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में आज बात करेंगे एक्ट्रेस जिया खान की, जिन्होंने 3 जून 2013 को अपने घर के सीलिंग फैन से लटककर सुसाइड कर लिया था। फैमिली कनेक्शन, रिश्ता पक्का है, और हम बताएंगे कि क्या फैमिली कनेक्शन है मिथुन चक्रवर्ती का मनमोहन देसाई के साथ। आखिर में एक सवाल जहां पूछा गया है कि शशि कपूर की तरह क्या शम्मी कपूर और राज कपूर ने भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये सब किस्से कहानी आज की महफिल का हिस्सा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर इस सुनहरे गीत के साथ। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्में देखने का जुनून था। पिताजी की सख्ती के बाद भी छुपकर फिल्में देख लिया करते थे। जब फगवाड़ा में धर्मेंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वो फगवाड़े से जालंधर के ज्योति सिनेमा में फिल्में देखने जाया करते थे। फगवाड़े से बस पकड़ते और जालंधर जाते और फिल्म देखकर आखिरी बस से वापस फगवाड़ा लौट आते। जालंधर से आखिरी बस ऐसे वक्त में चलती थी कि धर्मेंद्र को फिल्म की आखिरी रील छोड़नी पड़ती थी। मतलब कि लास्ट की फिल्म देखे बिना ही बस पकड़नी पड़ती थी। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन होंगे, धर्मेंद्र ने आखिरी की फिल्म छोड़ी और भागकर जालंधर के कंपनी बाग पहुंचे बस पकड़ने के लिए। दरअसल ये बस जालंधर से लुधियाना जाया करती थी और बीच में पड़ता था फगवाड़ा। धर्मेंद्र जब भागकर बस तक पहुंचे तो कंडक्टर उस वक्त लुधियाना की सवारियां चढ़ा रहा था और आवाजें लगा रहा था, ओए लुधियाने, ओए लुधियाने, ओए लुधियाने, भाई लुधियाना। धर्मेंद्र ने उससे कहा, प्राजी मुझे फगवाड़ा जाना है। कंडक्टर ने कहा, छेती ना कर और ठहर, पहले लुधियाने की सवारियां बिठाने दे, फिर जगह होगी तो तुझे बिठाऊंगा। धर्मेंद्र ने देखा कि बस में पहले से कुछ लोग फगवाड़ा के भी बैठे हैं, तो उन्होंने कंडक्टर से कहा, भाई दूसरे लोग भी बैठे हैं, मुझे भी बैठ जाने दे। मन में ये डर था कि अगर ये आखिरी बस छूट गई तो असलियत खुल जाएगी और पिताजी की बहुत जबरदस्त मार पड़ेगी। उन्होंने कंडक्टर से फिर रिक्वेस्ट की। कंडक्टर फिर नहीं माना और पीछे धकेल दिया। धर्मेंद्र ने भी सोचा कि घर तो पहुंचना ही है, फिर चाहे कैसे भी पहुंचूं। तो जैसे ही बस चली वो बस के पीछे भागकर बस की छत पर चढ़ गए। पीछे की जो सीढ़ी लगी हुई थी, छत पे बैठ तो गए मगर ठंड के दिन थे, ठंड में जम गई उनकी कुल्फी। किसी तरह जब वो फगवाड़ा पहुंचे तो कंडक्टर सवारी उतारते हुए जब पैसे गिन रहा था तब अचानक उसकी नजर छत से उतरते हुए पैरों पर पड़ी। जैसे ही उसने धर्मेंद्र को देखा तो लगा गालियां देने, लेकिन धर्मेंद्र भी डरे नहीं। उन्होंने भी पलट के गालियां देते हुए भाग लिए वहां से। मत बिठा, होर मत बिठा, ले मैं फगवाड़े भी पहुंच गया और फ्री में पहुंच गया, दम है तो पकड़ के दिखा। कंडक्टर बस से उतरकर उनके पीछे भागा, लेकिन जाट का पीछा कैसे कर सकता था? जाट को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। धर्मेंद्र अपने 5 आने बचाकर रफू चक्कर हो लिए। गुलशन बावरा के गीत और आर.डी. बर्मन का म्यूजिक, यानी बेहतरीन गाने, एक से बढ़कर एक गाने। खेल खेल में, झूठा कहीं का, कसमे वादे, सनम तेरी कसम, अगर तुम ना होते, एटसेट्रा। गुलशन बावरा के लिखे गीत पर ही आर.डी. बर्मन को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1983 की फिल्म जिसका नाम था सनम तेरी कसम। दोनों न सिर्फ प्रोफेशनल कलीग थे बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी बन गए थे।
दोनों ने पहली बार एक साथ कब काम किया और ये मौका उन्हें कैसे मिला, आज मैं आपको बताता हूं। आर.डी. बर्मन की तरह गुलशन बावरा की भी प्रकाश मेहरा से अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। गुलशन बावरा प्रकाश मेहरा के लिए जंजीर के गीत लिख चुके थे। इसी फिल्म के गीत यारी है ईमान मेरा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अपनी अगली फिल्म हाथ की सफाई में भी गुलशन बावरा से ही गीत लिखवाए। हालांकि इस फिल्म के गीत पहले आनंद बख्शी लिख रहे थे, मगर किसी कारण से प्रकाश मेहरा को आनंद बख्शी के गीत जचे नहीं और उन्होंने गुलशन बावरा को साइन कर लिया। हाथ की सफाई के हीरो थे रणधीर कपूर। वो भी गुलशन के लिखे गीतों से बहुत इंप्रेस हुए। अब आया 1976। प्रकाश मेहरा ने एक और फिल्म शुरू की, खलीफा। म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया आर.डी. बर्मन को। प्रकाश मेहरा के जहन में गीत लिखने के लिए गुलशन बावरा का ही नाम था, मगर आर.डी. बर्मन की उन दिनों टीम हुआ करती थी मजरूह सुल्तानपुरी के साथ। तो आर.डी. ने प्रकाश मेहरा से कहा कि गाने मजरूह साहब ही लिखेंगे। खलीफा में भी रणधीर कपूर थे और रणधीर ने 1975 की फिल्म धर्म करम को डायरेक्ट भी किया था, जिसमें मजरूह और आर.डी. की जोड़ी ने गाने बनाए थे। इस फिल्म के एक गाने के लिए तो मजरूह को बेस्ट लिरिक्स का नॉमिनेशन भी मिला था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इसलिए रणधीर कपूर ने भी आर.डी. बर्मन की बात मानते हुए मजरूह का नाम ही रेकमेंड किया। सबकी कंसेंट के बाद प्रकाश मेहरा ने भी मजरूह सुल्तानपुरी के नाम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मजरूह साहब और पंचम साहब ने फिल्म के गानों पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन म्यूजिक सिटिंग के दौरान किसी वजह से रणधीर कपूर और मजरूह साहब की ट्यूनिंग नहीं जम पाई और रणधीर कपूर को लगने लगा कि मजरूह साहब के साथ ये काम शायद हो नहीं पाएगा। रणधीर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की प्रकाश मेहरा से। तब एक बार फिर प्रकाश मेहरा ने गुलशन बावरा का नाम रेकमेंड किया, सुझाया। वैसे भी रणधीर गुलशन के काम से इंप्रेस तो थे ही, इसलिए अब उन्होंने तुरंत हां कर दी। मगर प्रॉब्लम यह थी कि मजरूह साहब को मना कैसे करें और आर.डी. बर्मन को गुलशन बावरा के लिए कैसे तैयार करें। रणधीर और प्रकाश मेहरा दोनों पहुंचे आर.डी. के घर, अपनी प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम सुनकर आर.डी. पहले तो राजी नहीं हुए गुलशन बावरा के लिए, मगर बाद में रणधीर और प्रकाश मेहरा ने जब बहुत इसरार मिन्नतें की, कन्विंस किया कि एक बार काम करके तो देख लो गुलशन के साथ, बहुत टैलेंटेड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया बंदा भी है। दोनों के प्रेशर के बाद आर.डी. नरम पड़े और उन्होंने मन बनाया कि मजरूह साहब को समझा लेंगे और अब गुलशन के साथ काम करेंगे। तो इस तरह गुलशन बावरा और आर.डी. बर्मन का सफर शुरू हुआ तो ताउम्र चलता रहा। इसी जोड़ी को याद करते हुए इसी जोड़ी का गीत सुनवाने जा रहा हूं। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में कहानी जिया खान की। जिया खान उर्फ नफीसा अली का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ था। उनके पिता का नाम अली रिजवी खान, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, और माँ का नाम राबिया खान। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, आगरे शहर की। राबिया खान ने 80s में कुछ फिल्मों में एज कैरेक्टर आर्टिस्ट काम भी किया। इनकी कुछ फिल्में थी दूल्हा बिकता है, गिरफ्तार, 1986 की लॉकेट, 1986 की एक और फिल्म थी अंकुश, 88 की एक फिल्म एक नया रिश्ता। जिया खान की शुरुआत की पढ़ाई हुई लंदन में। इसके बाद उन्होंने ली स्ट्रॉसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट मैनहट्टन से अपनी फिल्म और थिएटर की ट्रेनिंग कंप्लीट की। जिया खान एक ट्रेंड ओपेरा सिंगर भी थी। 16 साल की छोटी सी उम्र में ही 6 पॉप ट्रैक्स भी रिकॉर्ड कर लिए थे। जिया खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया 2007 की फिल्म निशब्द से, जिसे डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। इस फिल्म में उन्हें अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था। हालांकि फिल्म नहीं चली, पर जिया को अप्रिसिएशन मिला और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी की गईं। निशब्द के बाद आई जिया की 2 फिल्में, गजनी और हाउसफुल। ये दोनों फिल्में बहुत हिट भी रहीं। करियर सही दिशा में आगे बढ़ने लगा।
सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 3 जून 2013 की रात जिया खान ने अपने जुहू वाले घर संगीत अपार्टमेंट में सीलिंग फैन से झूलकर लटक कर खुदकुशी कर ली। एज पर द पुलिस रिपोर्ट ये एक खुदकुशी थी जो जिया ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली से हुए ब्रेकअप की वजह से की थी। हादसे के 10 दिन के बाद सूरज पंचोली को पुलिस ने अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्ज में हिरासत में ले लिया और उसे 21 दिन के बाद जमानत मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ जिया खान की मां राबिया खान का कहना कुछ और है। राबिया खान के हिसाब से ये मर्डर है जो उनके किसी नजदीकी ने किया है। इशारा कहीं ना कहीं जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली की तरफ जा रहा था। मां के हिसाब से बेटी जिया कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। राबिया का कहना है कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन जिया डिप्रेशन में नहीं थी, ना ही दुखी थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। वो उनके साथ शाम को घूमने गई मरीन ड्राइव, वहां से अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदा और 8:30 बजे तक घर वापस भी आ गई। राबिया जिया को घर छोड़कर अपने एक रिश्तेदार से मिलने चली गई और जब वापस लौटी तब तक ये घट चुका था। उनके मुताबिक और जो सबूत सामने आए हैं उनसे यही लगता है कि ये एक मर्डर है। जैसे कमरे में पंखे का ठीक ठाक होना, सही सलामत होना, घर में किसी टेबल या स्टूल का ना होना, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि 5.5 फुट की जिया बिना किसी मदद के घर की सीलिंग तक पहुंच ही नहीं सकती थी जो कि 8 फुट की है। और भी कई ऐसे प्रूफ सामने आए, जैसे जिया के फिंगर नेल्स में ह्यूमन फ्लैश का होना और हाथों पे इंजरी का होना और गर्दन पे वी शेप का निशान ना होना। वी शेप तब होता है जब आप हैंग करते हैं तो गर्दन से वो रस्सी खिंचती है तो एक मार्क पड़ता है जिसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वी शेप का एक मार्क बोलते हैं। चूंकि जिया खान एक अमेरिकन सिटीजन थी और राबिया मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट को मदद के लिए लिखा। कॉन्सुलेट ने मदद का भरोसा भी दिलाया बशर्ते भारत सरकार इसकी परमिशन दे। फिलहाल ये केस सीबीआई के पास है। गीतकार नक्श लायलपुरी साहब की एक तमन्ना थी कि वो मदन मोहन के म्यूजिक डायरेक्शन में गीत लिखें और उनकी ये तमन्ना पूरी हुई 1973 की फिल्म जिसका नाम था दिल की राहें। मदन मोहन का संगीत और गीत नक्श साहब के। ये पहला मौका उन्हें कैसे मिला और फिल्म के 3 गाने लिखने के बाद क्यों प्रोड्यूसर साहब उन्हें फिल्म से निकाल देना चाहते थे, मुलाहिजा फरमाइए। ये फिल्म 1973 की फिल्म दिल की राहें, प्रोड्यूसर थे सुल्तान हुसैन और एस कौसर। जब ये दोनों प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए मदन मोहन को साइन करने गए तो इन्होंने गीतकार के लिए मदन जी के सामने 3 नाम लिखकर दिए कागज पर और कहा जो पसंद हो चुन लीजिए, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी और नक्श लायलपुरी। मदन मोहन ने कहा मुझे तीनों में से किसी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के साथ उन्होंने काम किया भी हुआ है। आपकी जो मर्जी आए, जिन्हें फाइनल करना चाहें, साइन करना चाहें, कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स ने नक्श लायलपुरी का नाम फाइनल कर दिया। इस फिल्म में 4 गाने थे। मदन मोहन नक्श साहब के साथ रोज एक गाना रिकॉर्ड किया करते थे। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद प्रोड्यूसर ने कहा कि आज कुछ थोड़ा कैश की कमी हो गई है, इसलिए आपका पेमेंट कल कर देंगे जब आप म्यूजिक सिटिंग में आएंगे। ये प्रोड्यूसर्स ने नक्श साहब से कहा। नक्श साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, पेमेंट कर ले लूंगा। अगले दिन नक्श जी तकरीबन सवेरे 11 बजे स्टूडियो पहुंचे। उस दिन मदन मोहन 10 मिनट लेट आए और बोले नक्श साहब गाना तो लिख लिया होगा। नक्श ने कहा जी बिल्कुल। मदन मोहन ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं। दरअसल गाड़ी में आते वक्त मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया धुन आई है, मैं चाहता हूं कि आप उस धुन पर ही बोल लिख डालें, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। नक्श साहब ने कहा ठीक है, मैं गाना लिख दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि जो गाना मैं लिख कर लाया हूं उसे आप कम से कम एक बार सुन जरूर लें।
नक्श साहब ने गीत के बोल पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते हंसने लगे। नक्श साहब ने पूछा, क्या बात है, गीत अच्छा नहीं लगा क्या, बोल अच्छे नहीं लगे? मदन मोहन ने कहा, नहीं नहीं जनाब, गीत तो बहुत अच्छा है, मैं तो इस बात पे हंस रहा हूं कि जो मैं सोचकर आया हूं उसके मीटर पर यह गीत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब आपको नया गाना लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया, आप जाइए। मगर नक्श साहब गए नहीं। कुछ देर के बाद मदन जी ने पूछा, आप गए नहीं? तब नक्श साहब ने कहा कि मैं वेट कर रहा हूं प्रोड्यूसर्स का। मदन जी समझ गए कि नक्श साहब को गीत लिखने के पैसे नहीं मिले हैं। उन्होंने नक्श से पूछा, नक्श साहब कल पेमेंट नहीं हुआ क्या? नक्श साहब बात को टालते रहे। उसके बाद थोड़ी देर में वो चले भी गए। नक्श साहब के जाने के थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर्स पहुंचे। मदन मोहन ने उनके आते ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनसे पूछा, आपने नक्श साहब को पेमेंट क्यों नहीं दिया? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे बताते, मैं अपनी तरफ से पेमेंट कर देता। लेकिन यह बात गलत है कि आपने उनका पेमेंट रोक लिया। अगर मेरा कलाकार पैसे को लेकर यहां आपका इंतजार करता रहेगा और परेशान रहेगा तो वो गाने कब लिखेगा, काम कब करेगा? मदन मोहन की यह बात सुनकर प्रोड्यूसर को लगा कि शायद नक्श लायलपुरी ने इन दोनों की शिकायत मदन मोहन से कर दी। मदन मोहन तब बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने नक्श को फोन करके कहा कि आप अपना पैसा ले जाइए, लेकिन अब आप ये फिल्म नहीं कर रहे हैं। नक्श साहब कंफ्यूज हो गए। जब नक्श को इस फिल्म से निकाला गया तब तक नक्श साहब फिल्म के 4 गानों में से 3 गाने लिख चुके थे। अब प्रोड्यूसर मदन मोहन के पास गए और उनसे कहा कि वो अब नक्श की जगह कैफी आजमी को ले रहे हैं। इस बात पर मदन मोहन भड़क पड़े। उन्होंने कहा, यार आपने खुद 3 शायरों में से नक्श को चुना था, नक्श साहब ने गाने भी अच्छे लिखे, अब पर्सनल वजह से अगर आप उन्हें निकाल रहे हैं तो ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर भी ले लीजिए, मुझे भी निकाल दीजिए। मैं इस तरह की पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं करता। और सुन लीजिए, मैं एक ही शर्त पर काम करूंगा कि जिसने इस फिल्म के 3 गाने लिखे हैं, चौथा गाना भी वही लिखेगा। अब फैसला आपका है। मामले को बिगड़ता देख प्रोड्यूसर सुल्तान हुसैन और एस कौसर ने न सिर्फ नक्श साहब को वापस बुलाया बल्कि मदन जी से माफी भी मांगी। काम बन गया। नक्श साहब को मौका मिल गया मदन मोहन के साथ काम करने का। ये सेगमेंट है फैमिली कनेक्शन, रिश्ता पक्का है। आज जिन 2 फिल्म सेलिब्रिटीज के रिश्ते के बारे में बताऊंगा वो 2 नाम हैं मिठुन चक्रवर्ती और मनमोहन देसाई। मुलायजा फरमाएं क्या है कनेक्शन दोनों के बीच, मिठुन चक्रवर्ती एंड मनमोहन देसाई। मिठुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली। योगिता बाली के पिता जसवंत सिंह जी और माता जी हरिदर्शन कौर। हरिदर्शन कौर की बहन स्वर्गीय गीता बाली। गीता बाली के पति शम्मी कपूर। शम्मी कपूर और गीता बाली की पुत्री कंचन। कंचन के पति केतन देसाई और केतन देसाई के पिता थे स्वर्गीय मनमोहन देसाई। तो ये है मिठुन चक्रवर्ती और मनमोहन देसाई के बीच फैमिली कनेक्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बारी है जोधपुर के हमारे लिसनर संजय जी के सवाल का जवाब देने की। उन्होंने पूछा है कि क्या शशि कपूर की तरह राज कपूर ने भी बाल कलाकार के तौर पर काम किया? राज कपूर ने सन 1935 में सबसे पहले 10 साल की उम्र में एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था इनकलाब। इस फिल्म में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। देवकी बोस ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और निर्देशन भी उन्हीं का था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था न्यू थिएटर स्टूडियो ने। इस फिल्म के बाद राज कपूर ने केदार शर्मा को ज्वाइन कर लिया एज एन असिस्टेंट। और जब केदार जी रंजीत स्टूडियो के लिए 1943 में एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था हमारी बात, तब इस फिल्म में भी राज कपूर साहब ने एक छोटा सा रोल किया था। इसके बाद 1946 में डायरेक्टर जी पेंढारकर की फिल्म वाल्मीकि में भी राज कपूर ने रोल किया था नारद का। इस फिल्म में वाल्मीकि बने थे पापा पृथ्वीराज कपूर। तो इस तरह से संभवतः ये 4 या 5 फिल्में राज कपूर ने की एज चाइल्ड आर्टिस्ट। और इसके बाद 1947 में एज हीरो उन्हें मिला ब्रेक
उस फिल्म से जिसका नाम था नील कमल। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।